हेलो एस्पायरिंग एएनएम नर्सेज गायत्री नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रकाश प्रजापति आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एएनएम के जो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अक्टूबर में जो एएनएम के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो एग्जाम होने जा रहे हैं उसके लिए सोल्व पेपर की जो सीरीज है उसकी सेकंड क्लास जो एएनएम सेकेंड ईयर के लिए है, मैं उसमें आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एएनएम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट मिडवाइफरी की। इस सब्जेक्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो एमसीक्यू के साथ साथ नेक्स्ट क्लासेस में हम जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, 5 नंबर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में, तथा उसके साथ साथ अपने जो लॉन्ग क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उनके बारे में भी बात करेंगे। ये इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है वो जरूरी नहीं है कि आपके जो एएनएम सेकेंड ईयर में जो अभी एनुअल एग्जाम हो रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम में नर्सेज के या एएनएम के जीएनएम के जितने भी नर्सेज कंपटीशन एग्जाम है उन सब के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है क्लास, तो बने रहें लास्ट तक। तो क्लास में आगे बढ़ते हुए अपने बात करते हैं आज का पहले क्वेश्चन के बारे में। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एवरेज एज ऑफ मेनार्की, ठीक है, यानी रजो दर्शन की औसत आयु क्या है। रजो दर्शन की औसत आयु क्या है। मेनार्की कहते किसे हैं? रजो दर्शन, ठीक है। रजो दर्शन का मतलब होता है फर्स्ट पीरियड का आना, यानी मेनार्की किसको कहते हैं? फर्स्ट पीरियड का आना क्या कहलाता है? मेनार्की कहलाता है, ठीक है। इसकी औसत आयु के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन अपने बाद में देखते हैं। पहले बात करते हैं कि मेनार्की से पहले क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो क्वेश्चन क्योंकि मेनार्की की जगह यहाँ पे वो जो और अलग चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में भी अपने से पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक कंडीशन होती है जिसको नाम दिया गया थैलार्की। इस मेनार्की से कुछ और चेंजेस होते हैं उससे पहले, उससे बात करते हैं। पहला लेते हैं थैलार्की, उसको क्या बोलते हैं? थैलार्की, ठीक है, थैलार्की। तो थैलार्की किसको बोलते हैं? ये जो मेनार्की था वो तो क्या था? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का आना क्या कहलाता है? मेनार्की कहलाता है, ठीक है। तो उससे पहले कुछ और चेंजेस होते हैं, ठीक है, एडोलसेंस एज के अंदर ही, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट से पहले जो चेंज आता है वो आता है थैलार्की। तो थैलार्की किसको बोलते हैं? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है? थैलार्की कहलाता है, ठीक है, याद रहेगा। थैलार्की क्या कहलाता है? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है? थैलार्की कहलाता है। और किस एज के अंदर होता है ये? इसकी एज भी मान लो कि ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि एवरेज एज ऑफ थैलार्की, तो एज इसमें पूछ सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये, ठीक है। तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो स्टार्ट होता है, यानी गर्ल्स के अंदर जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? थैलार्की बोलते हैं। और किस एज के अंदर होता है उसकी बात करते हैं। ये एज होती है 18 to 13 ईयर। क्या होती है? 18 to 13 ईयर। अब इस थैलार्की के बाद में और चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट की, थैलार्की। थैलार्की के बाद में क्या हुआ? प्यूबर्की, ठीक है। प्यूबर्की क्या है? समझ में आ रहा है? चलो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। प्यूबर्की क्या कहलाता है? प्यूबर्की है जो डेवलपमेंट होता है प्यूबिक हेयर का, ठीक है। प्यूबिक रीजन के अंदर जो प्यूबिक एरिया होता है उसके अंदर हेयर का डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है? प्यूबर्की कहलाता है। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है? थैलार्की। थैलार्की के बाद में क्या स्टार्ट होता है? प्यूबर्की। और प्यूबर्की किसको कहते हैं? डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कई बार क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, अदर एग्जाम में एएनएम के अलावा जितने भी नर्सिंग के एग्जाम उनमें भी पूछा गया है ये। तो प्यूबर्की का क्या मतलब होता है? डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर, ठीक है। और ये कब होता है? थैलार्की के बाद में होता है। थैलार्की के बाद में, यानी पहले क्या होगा? ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, उसके बाद में क्या होगा? प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट होगा। और उस प्यूबिक हेयर जो डेवलपमेंट होता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्यूबर्की बोलते हैं। फिर आता है आपका एक चेंजेस और होता है इसके बाद में, उसको बोलते हैं ग्रोथ सपोर्ट्स। जो ग्रोथ सपोर्ट्स है वो क्या किस कंडीशन को बोलते हैं? इसके एज के बाद में, इसके 1 या 2 ईयर, जो थैलार्की है उसके 1 या 2 ईयर के बाद में क्या होता है? जो गर्ल्स है उसकी हाइट बढ़ने लग जाती है, ठीक है, और बाकी और फिजिकल डेवलपमेंट होने लग जाता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ग्रोथ सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो
पहला क्या था, थैलार्की, दूसरा क्या था, प्यूबार्की, थर्ड क्या था, ग्रोथ सपोर्ट, और जो लास्ट है, इसके बाद में जो आता है डेवलपमेंट आता है या चेंजेस आते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेनार्की बोलते हैं। ठीक है, अब मेनार्की, इसकी एज आपको बता दी मैंने कब से होता है। थैलार्की की एज क्या होती है, 8 से 13 ईयर, 8 से 13 ईयर। उसके 1 या 2 ईयर के डेवलपमेंट में प्यूबार्की और क्या होता है, ग्रोथ सपोर्ट्स होता है। उसके बाद में क्या होता है, मेनार्की होता है। ठीक है, और मेनार्की किसको कहते हैं, आपको फर्स्ट पीरियड को क्या बोलते हैं, मेनार्की कहते हैं। उसकी एज का औसत आयु पूछी गई है अपने से कि उसकी औसत आयु क्या होती है। तो बात करते हैं क्वेश्चन पहले इसकी। तो पहला है आपका ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात करें, तो इस एज के अंदर क्या हो रहा था, थैलार्की हो रहा था, और थैलार्की के बाद में क्या होता है, ये सारी चेंजेस आते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। इससे पहले कोई चेंजेस होता ही नहीं है, ये वाला भी रॉन्ग हो गया और ये वाला भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आपका जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है वो क्या है आपका, ए, 12 to 14 ईयर। ठीक है, और अगर बिल्कुल औसत पूछा जाए आपके, तो कुछ बुक्स के अंदर आपको मिलेगा 12.5 to 13 ईयर, 12.5 to 13 ईयर। लेकिन ये आपको एग्जैक्ट कहीं नहीं पूछा जाएगा, आपको जो एक लगभग पूछा जाएगा वो आपका क्या आंसर रहेगा, 12 to 14 ईयर। क्या कहलाता है, मेनार्की कहलाता है। अब इसके अंदर कुछ और बातें हैं जो बात करते हैं अभी, जैसे कि अपने पहला वर्ड लिया था थैलार्की। थैलार्की के अंदर क्या था, थैलार्की के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से जो हॉर्मोन्स हैं वो क्या होते हैं, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, एक तो आपका जो हार्मोन, जो फीमेल में हार्मोन होता है, कौन सा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, लेक्टिफेरस जो डक्ट होती है ब्रेस्ट के अंदर, जो लेक्टिफेरस डक्ट होती है, उनको क्या कर देता है, डेवलपमेंट करता है। उनका डेवलपमेंट होगा तो ब्रेस्ट अपने आप क्या होगा, डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, यानी इस थैलार्की के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसके साथ साथ कौन सा होता है, एक हार्मोन और होता है, वो भी इसके लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। उसकी बात करते हैं अपने, और सेकंड हार्मोन की बात करते हैं। तो सेकंड क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो लोब्यूल्स है, ठीक है, उनको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का आप ठीक है आंसर रहेगा 12 to 14 ईयर। आपने बात कर ली, सबसे पहले क्या होता है, थैलार्की होता है, थैलार्की के बाद में क्या होता है, प्यूबार्की होता है, प्यूबार्की के बाद में होता है ग्रोथ सपोर्ट होता है, और उसके बाद में क्या होता है, मेनार्की आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ड्यूरेशन ऑफ सेक्रेटरी फेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, यानी मासिक ब्रह्मचक्र में स्रावी चरण की अवधि होती है, यानी जो सेक्रेटरी फेज है उसके कितने दिन होते हैं, सेक्रेटरी फेज के जो डेज होते हैं वो कितने दिन होते हैं, उसके बारे में पूछा गया है, इसके बारे में। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अंदर कितनी फेजेज होती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की कितनी फेजेज होती है, ये आपके एनएम फर्स्ट ईयर के अंदर भी था। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एनएम फर्स्ट ईयर के अंदर था। ठीक है, एनएम तो उसमें आपको पता होगा, नहीं पता होता अभी मैं बता देता हूं आपको कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी कितनी फेज होती है। तो सबसे पहले जो फेज आती है, इसमें पूछा गया सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज का एक नाम और होता है जिसको मैं बता दूं आपको, क्या बोलते हैं उसको, ल्यूटियल फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ल्यूटियल फेज बोलते हैं। अब बात करते हैं अदर फेज की, कि इसके अलावा और कौन कौन सी फेज होती है। तो फर्स्ट जो फेज होती है वो उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। फर्स्ट जो फेज होती है मेंस्ट्रुअल फेज होती है, जिसको बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। दूसरा नाम क्या है इसका, ब्लीडिंग फेज। ठीक है, अब ब्लीडिंग फेज है, वो ब्लीडिंग फेज क्या है, कितने दिन रहती है, नॉर्मली कितना होता है, 1 to 5 डेज। अब वो किसी में 1 to 3 होती है, एवरेज जो मानते हैं वो कितना मानते हैं, 1 to 5 डेज मानते हैं। अब आगे अपने क्या करते हैं, नेक्स्ट फेज की बात करते हैं। सेकंड जो फेज होती है, सेकंड फेज होती है उसको क्या बोलते हैं अपने, फोलिकुलर फेज। क्या बोलते हैं इसको, फोलिकुलर फेज, फोलिकुलर फेज। अब इस फोलिकुलर फेज का एक और नाम है प्री ओवुलेटरी फेज, प्री ओवुलेटरी फेज। सेकंड का क्या नाम है, प्री ओवुलेटरी फेज। ठीक है, यानी ओवुलेशन से होने वाली, ओवुलेशन के पहले होने वाली फेज क्या कहलाती है, फोलिकुलर फेज कहलाती है या प्री ओवुलेटरी फेज कहलाती है। ठीक है, अब इसके साथ साथ अपने बात करते हैं ओवुलेटरी फेज के बारे में। ठीक है, तो
तो इनमें क्या क्या चेंजेस आता है, ठीक है, इनके अंदर क्या क्या चेंज आता है। थर्ड स्टेज की बात करें, थर्ड स्टेज आपकी क्या रहती है, ओवुलेशन फेज, ओवुलेशन फेज। और जो फोर्थ स्टेज है वो कौन सी है, सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज, सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज। ये जो 4 फेजेज है, पहला मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन रहती है, 1 से 5 दिन रहती है। फिर फॉलिकुलर फेज है, ठीक है, फिर फॉलिकुलर फेज के बाद में आती है ओवुलेशन फेज आती है आपकी, फिर ओवुलेशन फेज के बाद में क्या आती है, ल्यूटियल फेज आती है। अब इनके बारे में एक एक बात करेंगे आप। अभी बात करते हैं अपने इन 4 फेजेस के बारे में, एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। आपका आंसर अपने आप क्या आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज क्या है इसमें, फर्स्ट स्टेज क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज किसको बोलते हैं, ब्लीडिंग फेज को बोलते हैं। और ब्लीडिंग फेज कितने दिन की होती है, 1 से 5 दिन होती है, ठीक है। एवरेज जो औसत होती है वो कितना होती है, 1 से 5 दिन क्या रहती है, ब्लीडिंग फेज रहती है, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या थी, फॉलिकुलर फेज, ठीक है, फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज को एक और नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रोलिफेरेटिव फेज। एक नाम और बताया था मैंने अभी, प्रोलिफेरेटिव फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज। और इसको बोलते हैं क्या, प्री ओवुलेटरी फेज। ये 3 नाम है। कौन कौन सा, फॉलिकुलर फेज का, फॉलिकुलर फेज, ठीक है, सेकंड क्या है, प्रोलिफेरेटिव फेज, और थर्ड क्या है, इसका नाम क्या है, प्री ओवुलेटरी फेज होता है। ये जो फेज है, ये जो फेज है वो कितने दिन रहती है, 9 to 10 डेज। कितने दिन रहती है, 9 to 10 डेज रहती है। इस फेज के अंदर क्या होता है, इस फेज के अंदर क्या होता है, जो ओवेरियन फॉलिकल्स है, जो ओवेरियन फॉलिकल्स है, ओवेरियन फॉलिकल्स है, वो क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, मैच्योर हो जाते हैं। और मैच्योर होने के बाद में क्या करते हैं, ओवुलेशन को, ओवम को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। लेकिन ओवम रिलीज नहीं हुआ, उससे पहले जो फेज है उसको क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, या प्रोलिफेरेटिव फेज बोलते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, प्री ओवुलेटरी फेज बोलते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 9 to 10 डेज होता है, ठीक है। और ये क्या, इस स्टेज के अंदर क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल है वो क्या होता है, मैच्योर होता है। अब ये जब ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर होगा, यानी प्रोलिफेरेटिव फेज होगी, या फॉलिकुलर फेज होगी, या प्री ओवुलेटरी फेज होगी, इस कंडीशन के अंदर फीमेल्स में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे अपने को, ठीक है। जैसे कि बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ क्या होगा, जो यूटेराइन म्यूकस है वो थोड़ा सा ज्यादा थिक हो जाएगा, और प्रोडक्शन भी उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, जो सर्वाइकल म्यूकोजा है उसके अंदर भी क्या देखने को मिलेंगे, चेंजेस देखने को मिलेंगे। मूड भी स्विंग होगा, ठीक है। और ब्रेस्ट टेंडरनेस अपने को देखने को मिलेगी। तो उसका मतलब क्या है कि फीमेल में कौन सी स्टेज चल रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, फॉलिकुलर या प्रोलिफेरेटिव फेज चल रही है। ये हो गई सेकंड स्टेज की बात। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज का नाम क्या था, ओवुलेशन फेज। अब इसको भी 3 नाम से जान सकते हैं, पोस्ट प्रोलिफेरेटिव फेज, यानी पोस्ट क्या मतलब बाद में, उसके बाद में क्या है, ओवुलेशन फेज आती है, ठीक है, या प्री लूटियल फेज, या उसका लूटियल फेज का एक और नाम बताया था आपको, क्या बताया था, सिक्रेटरी फेज, यानी प्री सिक्रेटरी फेज। उससे पहले जो फेज है वो उसको क्या बोलते हैं, अपने ओवुलेशन फेज बोलते हैं। और इस ओवुलेशन फेज में क्या होता है, ओवरी से क्या होता है, एग क्या होता है, रिलीज होता है। ओवरी से क्या होता है, एग क्या होता है, रिलीज होता है। और ये रिलीज होता है तब उसके लिए एक हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, 2 हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो होता है एस्ट्रोजन, और एक होता है क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन। कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल पीक लेवल पे होता है, तो जो मैच्योर क्या बना था, ओवेरियन फॉलिकल बना था, उससे क्या हो जाता है, ओवम रिलीज हो जाता है। और उसके लिए साथ साथ कौन सा काम करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करता है, ठीक है। जो ये जो फेज है वो 14 to 16 डे
पीरियड के 14 टू 16 डेज में क्या होती है ओवुलेशन फेज है, तो पीरियड स्टार्ट होने के बाद में 14 टू 16 डेज पे होता है। क्या उस स्टेज को क्या बोलते हैं? ओवुलेशन फेज बोलते हैं। यानी इस स्टेज के अंदर ओवरी क्या करती है? एक ओवम को रिलीज करती है, और हर पीरियड के अंदर खाली एक ओवरी से क्या होता है? एग रिलीज होता है। ठीक है, एक बार इस ओवरी से होगा और दूसरी सेकंड जब पीरियड आएगा तब क्या होगा? दूसरी ओवरी से रिलीज होगा। ठीक है, ये हो गया आपकी थर्ड स्टेज। अब फोर्थ स्टेज की बात करें। फोर्थ स्टेज आपका ना इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सी है? सिक्रेटरी फेज। और सिक्रेटरी फेज का दूसरा नाम क्या बताया था? ल्यूटियल फेज। अब इस ल्यूटियल फेज का इसमें ड्यूरेशन पूछा है। अब ल्यूटियल फेज है, ल्यूटियल फेज के अंदर होता क्या क्या है? ल्यूटियल फेज के अंदर जो रप्चर्ड फॉलिकल बने थे, जो क्या था? ओवरियन फॉलिकल बने थे, वो क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। जो रप्चर है, फॉलिकल रप्चर हुआ था यानी ओवम निकला था, उसके बाद में वो क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। और क्या करेंगे? एक फॉर्म बनाएंगे जिसको बोलते हैं कार्पस लूटियम। क्या बनाएंगे? कार्पस लूटियम। क्या बनाएंगे? कार्पस लूटियम। समझ में आया? बता देता हूं दोबारा। ल्यूटियल फेज के अंदर क्या होगा? जो ल्यूटियल फेज से पहले वाली स्टेज क्या थी? ओवुलेशन फेज थी। और ओवुलेशन फेज से पहले वाली क्या थी? प्रोलिफेरेटिव फेज थी। उस प्रोलिफेरेटिव फेज के में क्या हुआ था? जो ओवरी है उसमें क्या था? ओवम रिलीज किया था। और ओवम रिलीज किया था तब क्या था? रप्चर हुई थी। ठीक है, फॉलिकल क्या होते? रप्चर हुए थे। अब वो रप्चर क्या हो जाएंगे? इस स्टेज के अंदर, ल्यूटियल फेज के अंदर क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। और किसका निर्माण करेंगे? कार्पस लूटियम का निर्माण करेंगे। ठीक है, और ये जो कार्पस लूटियम है वो क्या करेगा? प्रोजेस्टेरोन का रिलीज करेगा। और किसका रिलीज करेगा? प्रोजेस्टेरोन का। यानी इससे पहले वाली स्टेज थी, उसके अंदर क्या था? एस्ट्रोजन का लेवल क्या? और ओवुलेशन फेज के अंदर क्या था? एस्ट्रोजन है वो अपने पीक लेवल पे था, और उसके साथ कौन काम कर रहा था? लुटिनाइजिंग हार्मोन काम कर रहा था। तो क्या हो रहा था? ओवुलेशन हो रहा था। अब क्या हुआ? कार्पस लूटियम बन गया है। अब कार्पस लूटियम क्या करेगा? एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। अब ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? अगर ये कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा है, अब मान लो इस स्टेज के अंदर क्या होगा? अगर ओवम और एग का क्या, स्पर्म का क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तब तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है क्या? लॉन्ग टाइम तक बना रहेगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा? अपने आप क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, और नेक्स्ट पीरियड के लिए क्या हो जाएंगे? रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? फोर्थ स्टेज है। अब इसमें ड्यूरेशन पूछा सिक्रेटरी फेज। अब अपने 14 टू 16 डेज अपने आ गए थे कहां पे? ओवुलेशन फेज के अंदर। अब जो ये डे बचते हैं, यानी 28 डेज का जो पीरियड्स है, 28 डेज का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें 14 डेज को क्या कर दिया आपने? ओवुलेशन करवा दिया। ओवुलेशन करवाने के बाद में जो डेज बचे हैं, यानी 14 टू 28 डेज, जो एवरेज 28 डेज का पीरियड है, उसमें 14 टू 28 डेज है, उसमें कितना? उसको बोलते हैं सिक्रेटरी फेज, यानी इस फेज को बोलते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक साथ हमने क्या करा है? सोल्व करने की कोशिश करी है। ठीक है, फेज के बारे में बात करें। मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 फेज होती है। कौन सी होती है? मेंस्ट्रुअल फेज होती है, इसके बाद साथ कौन सी होती है? फॉलिकुलर फेज होती है। फॉलिकुलर फेज के बाद में ओवुलेशन फेज होती है, और ओवुलेशन फेज के बाद में क्या होती है? ल्यूटियल फेज होती है या सिक्रेटरी फेज होती है। इनके प्रत्येक अपने क्या कर लिए? अपने डेज काउंट कर लिए कि इस डेज, ये जो स्टेज फेज होती है वो इस डेज के अंदर होती है, इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो अपने बात कर ली है इसको, तो अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीनिंग ऑफ फ्यूनिस, यानी फ्यूनिस का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या पूछा गया? फ्यूनिस का नाम पूछा गया है। फ्यूनिस का मतलब क्या पूछा गया है? ठीक है, और फ्यूनिस किसको कहते हैं ये पूछा गया है। यानी फ्यूनिस का दूसरा नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन की बात करते हैं। इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिया, यानी बॉडी के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ जाना क्या कहलाता है? अब यूरिया का लेवल नॉर्मल सी बात है, ब्लड के अंदर भी बढ़ जाएगा, और किस में बढ़ जाएगा? यूरिन के अंदर बढ़ जाएगा। और यूरिया का लेवल है वो किस कंडीशन के अंदर बढ़ेगा? जब किडनी क्या हो जाएगी? अनेबल हो जाएगी फिल्टर करने के लिए। जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको फिल्टर करने से क्या हो जाएगी? अनेबल हो जाएगी या काम करना बंद कर देगी। उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा? बॉडी के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी। अब जब बॉडी के अंदर क्या होता है? यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं यूरेमिया। क्या बोलते हैं? यूरेमिया। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? यूरेमिया बोलते हैं। ठीक है, तो
इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिया इन ब्लड और यूरिन क्या कहलाता है? यूरेमिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका ऑप्शन है फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड क्या है? फाइब्रॉइड इंडिया के अंदर 45 साल से जितनी भी ज्यादा 45 एज से ऊपर की जितनी भी लेडीज है, उनमें सबसे मोस्ट कॉमन नॉन कैंसरियस ट्यूमर जो होता है यूट्रस के अंदर, नॉन कैंसरियस जो ट्यूमर होता है यानी बिनाइन ट्यूमर होता है, वो 70% जो महिलाओं में पाया जाता है। यानी 45 साल की उम्र के ऊपर जो जितने भी लेडीज है उनमें 70% है जो ट्यूमर पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? फाइब्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, और ये सबसे मोस्ट कॉमन ट्यूमर्स है। ठीक है, और ये क्या होता है? नॉन कैंसरियस हो जाता है, यानी बिनाइन ट्यूमर है, पाया जाता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसका दूसरा नाम नहीं हो सकता। और ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। थर्ड है आपका प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा क्या एक तरह का ऑर्गन है। ठीक है, ऑर्गन है, और इसका जो फॉर्म होती है यानी बनता है, ये कहाँ बनता है? वोम में बनता है। ठीक है, वोम में बनता है, गर्भाशय में बनता है। ठीक है, और ये क्या करता है? एक वाइटल कनेक्टिविटी करता है। एक वाइटल कनेक्टिविटी करता है किसके बीच में? माँ और बच्चे के बीच में। किसके बीच में? माँ और बच्चे, फीटस के बीच में करता है, वाइटल कनेक्टिविटी करता है। ठीक है, प्लेसेंटा। ये इस प्लेसेंटा से क्या है? इस प्लेसेंटा से क्या जुड़ी होती है? अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी होती है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है आपका? रॉन्ग है। ठीक है, अब क्या है? इस प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी होती है, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है वो क्या जुड़ी होती है? फीटस से जुड़ी होती है। ठीक है, यानी फ्यूनिस का दूसरा नाम क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड की बात कर रहे हैं अपने। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? एक कनेक्शन है किस किस के बीच में? फीटस और प्लेसेंटा के बीच में। ठीक है, एक फीटस और प्लेसेंटा के बीच में। ठीक है, कनेक्टिविटी है। और ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसमें क्या पाई जाती है? 2 आर्टरी और एक क्या पाई जाती है? वेन पाई जाती है। 2 आर्टरी और क्या पाई जाती है? एक वेन पाई जाती है। और ये क्या होती है? कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और इसमें क्या रहती है? 2 आर्टरी और एक वेन रहती है। जो वेन है वो प्लेसेंटा से क्या करते हैं? बच्चे को ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। क्या लेके जाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। उसके साथ साथ एंडोक्राइन फंक्शन भी यूज करता है। ठीक है, और ऑक्सीजन भी लेके जाती है, यानी ब्लड सप्लाई नहीं करती है। अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कभी भी बच्चे को ब्लड सप्लाई नहीं करती है। ठीक है, ब्लड बच्चा अपना खुद बनाता है और मदर का अलग होता है, तभी तो बच्चे और माँ का ब्लड ग्रुप क्या रहता है? अलग अलग रहता है, यानी ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन सप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। ठीक है, जो एंडोक्राइन के जितने भी फंक्शन हो रहे हैं उनको क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। ठीक है, और क्या पाई जाती है? 2 आर्टरी। वो 2 आर्टरी क्या करती है? बच्चे के जितने वेस्ट प्रोडक्ट है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको क्या करती है? प्लेसेंटा तक लेके आती है। तो ये किसका काम होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड का काम होता है। ठीक है, और इस अम्बिलिकल कॉर्ड का दूसरा नाम क्या है? फ्यूनिस नाम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट सुटेबल पेल्विस फॉर डिलीवरी इज। ठीक है, यानी मोस्ट सुटेबल पेल्विस। तो पेल्विस के अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, ये आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं। ठीक है, गायनोकॉइड पेल्विस है, पेलोइड पेल्विस है, एंड्रोइड पेल्विस है और एंथ्रोपॉइड पेल्विस है। तो इन पेल्विस में से कौन सा है वो डिलीवरी के लिए क्या है? सूटेबल है। और नॉर्मल सी बात है, जब डिलीवरी के लिए बोला गया तो किसके लिए सूटेबल है? फीमेल्स के लिए सूटेबल है। ठीक है, तो मेल और फीमेल में भी पेल्विस क्या है? अलग अलग प्रकार, उनके भी अलग अलग क्या है? नाम है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पेल्विस है जो क्या है? डिलीवरी के लिए क्या है? सूटेबल है। यानी डिलीवरी जब, अब नॉर्मल सी बात है फीमेल के लिए बात हो रही है, तो ऐसा कौन सा पेल्विस है? यहाँ इस क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है डिलीवरी की जगह जो फीमेल के लिए क्या है? सूटेबल है। ठीक है, तो बात करते हैं, पहला है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसकी बात करते हैं एंथेरोपॉइड। ये टाइप है किसके? पेल्विस के। ठीक है, एंथेरोपॉइड जो पेल्विस है वो जो इतने, ये जो सारे पेल्विस दिए हुए हैं उनमें सबसे नैरो होता है। क्या होता है? सबसे नैरो होता है। याद रखना, जितने भी पेल्विस टाइप ऑफ पेल्विस है उनमें से जो एंथेरोपॉइड पेल्विस है वो क्या होता है? सबसे क्या होता है? नैरो होता है। ठीक है, और इन सबसे क्या होता है? डीपर होता है। डीप मतलब सबसे ज्यादा ये होता है। ठीक है, और इसकी जो शेप होती है वो शेप क्या होती है? एग की जैसी होती है, ओवल शेप।
ओवल शेप होती है। तो नॉर्मल सी बात है, जब एग की शेप या नैरो होगा तो डिलीवरी के लिए क्या है, सूटेबल नहीं है। आगे अपने इसका डायग्राम चेक करके अभी बात करेंगे, पहले आपको अपने बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी ये जो है वो सबसे क्या है, नैरो है, डीपर है, और इसके साइज शेप क्या होती है, एग शेप होती है, यानी ओवल शेप होती है, ठीक है। और इस टाइप के जो पेल्विस पाए जाते हैं, एंथेरोपॉइड टाइप के जो पेल्विस पाए जाते हैं, उनके जो बटक्स होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्गर मसल्स होती है उनकी, ठीक है। लॉन्गर बटक्स मसल्स होती है किसकी, एंथेरोपॉइड पेल्विस के अंदर, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, आपको बता दिया। नेक्स्ट है एंड्रॉइड पेल्विस। तो एंड्रॉइड पेल्विस है, ठीक है, वो भी क्या, उसका फ्रंट भी क्या होता है, नैरो होता है, नैरो होता है, ठीक है। फ्रंट क्या होता है, नैरो होता है, और क्या होता है, ये हार्ट शेप होता है मेल के अंदर, हालांकि ये मेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और क्या होता है, हार्ट शेप पाया जाता है। तो ये भी क्या है, नैरो है, नैरो आ गया। नैरो तो सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि बच्चा क्या होगा, डिलीवरी के टाइम पास आउट नहीं होगा, वजाइनल कैनाल से पास आउट नहीं होगा, और ये क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेंगे। तो क्या है, ये भी सूटेबल नहीं है। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब है प्लेटीपेलोइड, प्लेटीपेलोइड पेल्विस। प्लेटीपेलोइड पेल्विस है, ये क्या होता है, बहुत वाइड होता है, वाइड होता है और सोलो पेल्विस होता है, लेकिन इसका जो फ्रंट है यानी आगे का भाग है वो क्या होगा, बिल्कुल क्या होगा, फ्लैट होगा, फ्लैट होगा, ठीक है। यानी इसका आगे का और बैक का भी, आगे और पीछे का जो भाग है, अभी अपने डायग्राम में देखेंगे, इसका आगे और पीछे का भाग क्या होगा, फ्लैट होगा। तो उस कंडीशन के अंदर भी बच्चा क्या होगा, पास नहीं हो पाएगा, ठीक है, वजाइनल कैनाल से। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया। जो सबसे सूटेबल डिलीवरी के लिए जो पेल्विस है वो कौन सा है, गायनेकोइड पेल्विस कहते हैं, ठीक है, गायनेकोइड पेल्विस कहते हैं। और ज्यादातर ये क्या पाया जाता है, फीमेल्स में होता है, ठीक है। एंड्रॉइड किस में होता है, मेल के अंदर पाया जाता है, और गायनेकोइड होता है वो क्या है, फीमेल के लिए सूटेबल पेल्विस है। अब अपने क्या करते हैं, डायग्राम से इनको समझते हैं, ठीक है। तो ये इमेज के थ्रू अपने देखते हैं कि जो आपके पेल्विस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और इनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे अपने, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट में। तो फर्स्ट अपने क्या था, अपने बात करी थी एंथेरोपॉइड पेल्विस की, ठीक है। जो एंथेरोपॉइड पेल्विस है, एंथेरोपॉइड पेल्विस है, इसके बारे में बताया था कि क्या होता है, सबसे ज्यादा नैरो होता है। ये जो पेल्विक ब्रीम आप देखो, ठीक है, इसमें जो इस्चियल इनलेट है वो देखो आप, है ना, कि ये सबसे ज्यादा इसमें क्या है, नैरो है। और इसकी शेप कैसी है, ओवल शेप है, ओवल शेप है, यानी एग के जैसी है, अपराइट जो एग्स होता है, ठीक है, उसके जैसी है, ठीक है, अपराइट एग के जैसी है। तो ये क्या है, एंथेरोपॉइड पेल्विस है। और ये क्या है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल भी क्या है, सूटेबल नहीं है, ठीक है। इसी तरह देखो आगे नेक्स्ट बात करते हैं अपने एंड्रॉइड पेल्विस की। एंड्रॉइड पेल्विस आपको देखो, ये बिल्कुल हार्ट शेप है, ठीक है, बिल्कुल क्या है, हार्ट शेप की तरह है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एंड्रॉइड पेल्विस बोलते हैं। ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक यह क्या है, नैरो है। इसका जो फ्रंट है वो देखो बिल्कुल क्या है, नैरो है, ठीक है। तो ये भी क्या है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या है, सूटेबल नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये भी क्या है, सूटेबल नहीं है। फिर इसकी तरह आगे चलते हैं, नेक्स्ट है प्लेटीपेलोइड। अब जो प्लेटीपेलोइड है, ये क्या मैंने बताया था, एक वाइड है ना, ये देखो, ये इनमें सबसे ज्यादा क्या है, वाइड है, ठीक है। ये देखो वाइड मतलब फैला हुआ है, सबसे ज्यादा क्या है, इन सारे में सबसे ज्यादा पेल्विस जो फैला हुआ वो कौन सा है, प्लेटीपेलोइड पेल्विस है, ठीक है। अब ये वाला भी क्या आपका रॉन्ग हो गया, ये वाला भी रॉन्ग है, ये वाला लास्ट बचा आपका क्या, गायनेकोइड पेल्विस, ठीक है। ये जो गायनेकोइड पेल्विस है, इसके ये जो पेल्विस है वो क्या है, फीमेल में डिलीवरी के लिए सबसे ज्यादा क्या है, सूटेबल है, ठीक है। आई होप कि समझ गए होंगे सारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द वेट ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस, ठीक है। इससे पहले वाले क्लास में क्वेश्चन आया था कि एट टर्म प्रेगनेंसी के जो यूट्रस है उसका वेट कितना होता है, तो आपको बताया था कितना, 500 ग्राम। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, चेंज है, गैर गर्भवती गर्भाशय का वजन कितना होता है, यानी नॉन प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर यूट्रस का जो वजन होता है वो कितना होता है। तो यूट्रस है, नॉर्मल जो वजन होता है, ठीक है, नॉर्मल जो वेट होता है वो कितना होता है, 60 to 80 ग्राम्स होता है, कितना, 60 to 80 ग्राम्स होता है, ठीक है। और ये जो वेट है, जब एज हो जाती है 45 to 50 ईयर,
जब एज 45 to 50 ईयर हो जाती है उस टाइम क्या होता है 50% कम हो जाता है। जो नॉर्मल वेट है यूट्रस का वो एज कौन सी एज 45 to 50 ईयर, उस दौरान क्या होता है जो ये जो वेट होता है उसका 50% क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा 60 to 80 ग्राम। अब कुछ बुक्स के अंदर 70 ग्राम में तो 60 या 70 में ये क्वेश्चन आता है, या फिर आता है 70 to 80 ग्राम। तो आपको कौन सा करना है 60 to 70 वाला क्या करना है राइट करना है। अब अप्रोक्स इसमें क्या है 60 से कम हो नहीं सकता, 60-80 बीच में क्या है ये वाला आपका आंसर क्या रहेगा राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेनफुल मेंसेस इज कॉल्ड, यानी कष्टदायक मासिक धर्म को क्या कहते हैं, यानी पीरियड के टाइम जो पेन होता है उसको क्या कहते हैं, ये पूछा गया है इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या है अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ठीक है। तो अब पीरियड्स को क्या बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, मेंसेस बोलते हैं, ठीक है। और ये मेंसेस देखो मेनोपॉज, ठीक है, मेनो मतलब मेंसेस, पॉज मतलब रुकना, और मेंसेस का रुकना क्या कहलाता है मेनोपॉज कहलाता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन आया था फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था कि फर्स्ट जो मेनार्की है फर्स्ट पीरियड है उसको क्या बोलते हैं मेनार्की कहते हैं। तो उसके बारे में बात करी थी। इस वाले क्वेश्चन में भी 3-4 क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। आप डिसमेनोरिया की बात करेंगे क्या होता है, ओलिगोमेनोरिया की बात करेंगे क्या होता है, मेनोरेजिया की बात करेंगे क्या होता है, क्रिप्टोमेनोरिया की बात करेंगे क्या होता है। तो इनके बारे में बात करें तो इनसे भी क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। यहाँ पे मेनोरेजिया पूछा गया होता तो मेनोरेजिया के बारे में बात करते हैं अपने, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे आपके 4 ऑप्शन है, तो 4 में से 4 के क्वेश्चन ही क्या हो रहे हैं इनसे खुद पुट अप हो रहे हैं। तो इनके सबके बारे में अपने क्या थोड़ा डिटेल से बात करते हैं, तो इनके बारे में आपको क्या पता चल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनफुल मेंसेस इज कॉल्ड, ठीक है, कष्टदायक मासिक धर्म को क्या कहते हैं। तो इसमें अलग अलग आपके ऑप्शन है, ठीक है, अलग अलग ऑप्शन है। तो इसमें एक एक ऑप्शन की बात करेंगे अपने, इन चारों ऑप्शन से भी एक एक क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। तो इस एक क्वेश्चन अपने नहीं है कि एक क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ रहे हैं खाली एक ही क्वेश्चन होगा अपना, इसके साथ साथ इस क्वेश्चन का भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा, इसका मिलेगा, यानी ये टोटल 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन भी अपने को 4 क्वेश्चन इसमें क्या हो रहे हैं कवर होते हैं। क्रिप्टो सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टोमेनोरिया, ठीक है। क्रिप्टोमेनोरिया क्या होता है, क्रिप्टोमेनोरिया क्या होता है, पीरियड्स तो होते हैं यानी मेंसेस तो होते हैं, लेकिन जो ब्लीडिंग है वो विजुअल नहीं होती है। ब्लीडिंग है वो क्या होती है विजुअल नहीं होती है, दिखाई नहीं देती है, ठीक है। ऐसा किस कंडीशन के अंदर हो सकता है, जब क्या होगा वेजाइनल कनाल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है। वेजाइनल कनाल क्या होगी प्रॉपर क्या होगी बनी भी नहीं होगी, यानी कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी भी हो सकती है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा जो फ्लो होगा ब्लड का जो फ्लो होगा वो क्या होगा दिखाई नहीं देगा, इनविजिबल होगा। उस कंडीशन क्या बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया बोलते हैं। दूसरा क्या और क्या ओरिजिन हो सकता है, जो हाइमन है वो प्रॉपर तरीके से क्या हो क्लोज हो, ठीक है, ठीक है। हाइमन है क्या प्रॉपर तरीके से क्लोज होगा, ठीक है, पासेज नहीं मिलेगा ब्लड को आने के लिए। तो इस कंडीशन के में भी क्या होगा क्रिप्टोमेनोरिया कहलाएगा, ठीक है। यानी इस क्रिप्टोमेनोरिया क्या है, इस कंडीशन के अंदर पीरियड्स तो आते हैं लेकिन पीरियड्स क्या आता है विजिबल नहीं होता है, यानी ब्लीडिंग क्या है बाहर दिखाई नहीं देती है अपने को, ठीक है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया बोलते हैं। और कौन सी कंडीशन के अंदर हो सकता है, या तो कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी होगी जिसके कारण क्या होगा वेजाइनल पासेज है वो क्या होगा ओपन नहीं होगा, या फिर हाइमन क्या होता है हाइमन क्या होगा पूरा क्या होगा ढके रहेगा वेजाइना को, इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा ब्लीडिंग है वो बाहर नहीं आएगी, और इसको क्या बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया बोलेंगे। दूसरा इसका ऑप्शन है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया, मेनोरेजिया क्या है हैवी ब्लीडिंग होना, हैवी ब्लीडिंग होना और ड्यूरेशन भी क्या रहना ज्यादा रहना, ठीक है। हैवी ब्लीडिंग होना, हैवी ब्लीडिंग, और क्या हो रहा है इसका ड्यूरेशन भी, ब्लीडिंग का ड्यूरेशन है नॉर्मल जो औसत ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, एवरेज जो होता है वो 1 to 5 days होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा 8 से 10 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्या रहेगा ड्यूरेशन रहेगा, और ब्लीडिंग क्या रहेगी हैवी रहेगी। तो इस प्रकार के जो पीरियड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं मेनोरेजिया बोलते हैं। नेक्स्ट है ओलिगोमेनोरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ओलिगोमेनोरिया, एक होता है पॉलीमेनोरिया, एक होता है एलोगीमेनोरिया, ठीक है। इसमें एक मेनोरेजिया के साथ साथ एक और होता है क्या बोलते हैं उसको मेट्रोरेजिया, मेट्रोरेजिया। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है मेट्रोरेजिया, इसमें क्या होगा
फ्रीक्वेंटली, यानी पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो जैसे 30 डेज का या 28 डेज का पीरियड, उसमें 2 या 3 बार क्या आ जाएंगे, पीरियड आ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, मेट्रोरेजिया बोलते हैं। ठीक है, मेनोरिया अपने बात कर लिए, क्या है, हैवी ब्लीडिंग होती है। ओलिगोमेनोरिया क्या है, ओलिगो एक होता है, ओलिगो एक होता है पोली। पोली का मतलब होता है ज्यादा, ओली का मतलब कम, मतलब होता है कम होना। ओलिगो का मतलब क्या होता है, कम होना। पोली का मतलब क्या होता है, ज्यादा होना। ठीक है, तो ओलिगो मतलब कम, लेकिन कम क्या, कम क्या, कम पीरियड जो ड्यूरेशन है वो कम नहीं हो रहा है, इसका गैप क्या है, बढ़ गया है। यानी पीरियड्स है वो 35 डेज 40 डेज का हो गया है, यानी पीरियड 40 डेज में क्या आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिसमेनोरिया, जो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी है, राइट ऑप्शन भी है, डिसमेनोरिया। आपको एक पहली क्लास में बताया था, जिस वर्ड के पीछे आगे, सॉरी, जिस वर्ड के आगे DYS लग जाता है उसका मतलब होता है डिफिकल्टी या पेनफुल, या ठीक है, कष्ट होना। क्या पेनफुल, यहाँ पे क्या पूछा, पेनफुल। पेनफुल किसमें, मेंसेस में, तो क्या है, डिसमेनोरिया। मेनोरिया क्या है, नॉर्मल चीज है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, DYS, यानी क्या होना, पेनफुल होना, क्या कहलाता है, डिसमेनोरिया कहलाता है। यानी पीरियड का पेनफुल होना क्या कहलाता है, डिसमेनोरिया कहलाता है। तो चारों ऑप्शन आपके अलग अलग हो गए। क्रिप्टोमेनोरिया के बारे में पढ़ लिया, मेनोरेजिया के बारे में पढ़ लिया, मेट्रोरेजिया के बारे में पढ़ लिया आपने, ओलिगोमेनोरिया के बारे में पढ़ लिया, पोलीमेनोरिया के बारे में पढ़ लिया, और क्या है, डिसमेनोरिया के बारे में आपने पढ़ लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस इन यूट्रस, यानी जब डिलीवरी होती है तो नॉर्मल प्रेजेंटेशन उसका कैसा होना चाहिए। फिर इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नॉर्मल सी बात है 4 ऑप्शन तो होंगे नहीं। ये प्रेजेंटेशन अपने को सारे ही देखने को मिलते हैं, ब्रिज प्रेजेंटेशन भी देखने को मिलता है, शोल्डर प्रेजेंटेशन भी देखने को मिलता है, कंपाउंड प्रेजेंटेशन है वो भी देखने को मिलता है, उससे पहले प्रेजेंटेशन अपने को देखने को मिलता है। तो ऑप्शन में बात करते हैं, सबसे पहले एक ऑप्शन लेते हैं अपने, क्या, ब्रीज प्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या, ब्रीज प्रेजेंटेशन। ब्रीज प्रेजेंटेशन में क्या होता है, बेबी नॉर्मल जो प्रेजेंटेशन होता है, नॉर्मल जब डिलीवरी होती है तो सबसे पहले जो बच्चे का क्या आता है, हेड बाहर आता है। ठीक है, फेस वाला जो एरिया आता है ये क्या होता है, बाहर आता है। ठीक है, तो ब्रीच के अंदर क्या रहेगा, ब्रीच 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 भी अलग अलग टाइप का होता है। फुटलिंग ब्रीच, कौन सा, लिख लीजिए आप, फुटलिंग ब्रीच, कंप्लीट ब्रीच और फ्लैंक ब्रीच। ठीक है, फुटलिंग ब्रीच में क्या होगा, यानी बच्चा क्या होता है, हेड से बाहर ना आके उसके क्या आएंगे, सबसे पहले पैर या आपका जो बटक्स वाला एरिया है वो क्या आएगा, बाहर आएगा, यानी विजिबल होगा। ठीक है, विजिबल होगा। अगर फुट बाहर आ रहा है, एक फुट क्या आ रहा है, बाहर आता है, उसको क्या बोलते हैं, फुटलिंग ब्रीच बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीट ब्रीच के अंदर क्या होगा, बच्चा पूरा पूरा क्या होगा, हेड रहेगा, ऊपर अप साइड की तरफ रहेगा, और लोअर पार्ट की तरफ क्या रहेंगे, पेल्विस रहेगा। ठीक है, और फ्लैंक ब्रीच के अंदर क्या होगा, फ्लैंक ब्रीच के अंदर क्या होगा, न तो पैर रहेगा और पूरा पूरा जो बटक्स वाले पार्ट है, ठीक है, वो क्या रहेंगे, विजिबल रहेंगे। ठीक है, यानी बाहर की तरफ दिखाई देंगे, मतलब दिखाई नहीं देंगे, सॉरी। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन रहेगा उनका। ठीक है, फ्लैंक प्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, शोल्डर, शोल्डर प्रेजेंटेशन। शोल्डर प्रेजेंटेशन में क्या होगा, जब ये जो मान लो कि ये क्या है, पेल्विक ब्रिम था, जैसे अभी अपने देखा था। ठीक है, ये वेजाइनल कैनाल है, तो इसमें क्या होगा, ट्रांसवर्स लाइस रहेगा बच्चा क्या रहेगा, ट्रांसवर्स लाइस। यहाँ पे हेड रहेगा और ये शोल्डर है वो इस साइड में रहेगा, वेजाइनल कैनाल के पास में रहेगा। यानी जो प्रेजेंटेशन होगा बच्चा का क्या होगा, ट्रांसवर्स क्या रहेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, डिलीवरी क्या होगी, ये भी क्या है, माल फॉर्मेशन है, ये क्या है, माल फॉर्मेशन है, माल प्रेजेंटेशन, सॉरी, माल प्रेजेंटेशन है। शोल्डर भी क्या है, माल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, इस कारण शोल्डर वाले बता दिया आपको कि जब जैसे पेल्विक ब्रिम है उसके अंदर क्या होगा, ट्रांसवर्स लाई रहेगा, और जो बच्चे का जो वेजाइनल कैनाल की तरफ जो, ठीक है, लोअर सेगमेंट में क्या रहेगा, शोल्डर रहेगा उसका। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, शोल्डर प्रेजेंटेशन बोलते हैं। फिर आता है कंपाउंड प्रेजेंटेशन। कंपाउंड प्रेजेंटेशन में क्या होगा, आर्म, शोल्डर और हेड और हैंड, ये कोई सा भी पार्ट क्या होता है, हेड के साथ क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड मतलब बहुत सारा एक साथ में। ठीक है, कंपाउंड प्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं। और इस क्वेश्चन का क्या है, सेफेलिक प्रेजेंटेशन, यानी बच्चा क्या रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, ठीक है, हेड वाला पार्ट क्या रहेगा, बाहर रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, सेफेलिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सेफेलिक। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जैसे ट्रांसवर्स है, कि अगर वेजाइनल कैनाल के पास ट्रांसवर्स शोल्डर अपीयर हो रहा है तो वो कौन सा प्रेजेंटेशन है। ठीक है,
और ये कौन सा इसमें से माल प्रेजेंटेशन है वो कौन सा है, ऑप्शन आपको दिए जाए, इतने सारे ऑप्शन दिए जाए तो ये इसमें कैसे भी क्वेश्चन क्या हो सकता है, पुट अप हो सकता है। तो आप इसको अच्छे से क्या कर लें, तैयार कर लें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पॉसिबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भावस्था का पहला संभावित संकेत क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, संभावित, कंफर्म नहीं लिखा हुआ। एक होता है कंफर्म, अगर यहाँ पे कंफर्म लिखा होता तो क्वेश्चन में जो चेंज हो जाता है, इसका आंसर क्या होता है, अलग होता। और यहाँ पे अगर ऑप्शन को देखते भी यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, ठीक है, पॉसिबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, नॉट कंफर्म। पॉसिबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, इन ऑप्शन में से अपने को क्या है बताना है, ठीक है। तो बात करते हैं, इसमें पहला ऑप्शन लेते हैं। अगर कंफर्म होता है तो अपने बात करेंगे कि उसका ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन लेते हैं फेटल हार्ट रेट, फेटल हार्ट रेट, ठीक है। फेटल हार्ट रेट जो है वो फेटल हार्ट रेट है प्रेगनेंसी के कम से कम 6 वीक टू 8 वीक, 6 वीक टू 8 वीक पे क्या होता है, फिटल हार्ट रेट है वो आनी स्टार्ट होती है। तो ये वाला ऑप्शन बहुत नहीं था, क्योंकि 6 वीक का मतलब 6 टू 8 वीक का मतलब हो गया 1.5 से 2 महीने के बीच में। तो ये तो संभावित साइन है नहीं, क्योंकि जो प्रेगनेंसी है वो जो पॉजिटिव है वो पीरियड मिस होने के विद इन 7 डेज के अंदर या विद इन 10 डेज के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो ये तो संभावित कारण क्या है, गलत है। तो फिटल हार्ट रेट कब आती है, अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता था कि फर्स्ट फिटल हार्ट रेट है वो कब देखने को मिलती है, कब सुनने को मिलती है, तो ये होता है, इसका आंसर होता है 6 वीक टू 8 वीक पे क्या होता है, फिटल हार्ट रेट अपने को क्या मिलती है, देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है फटीग। फटीग मतलब थकावट, थकावट है वो पॉसिबल साइन हो ही नहीं सकता, क्योंकि थकावट है वो और वजह से भी हो सकती है, ठीक है। तो फटीग है, इसका भी क्या है, रॉन्ग आंसर है। फिर है क्विकनिंग, फिर है क्विकनिंग। क्विकनिंग क्या है, बच्चे का फर्स्ट जो मूवमेंट्स है वो अपने को क्या होता है, फील होता है, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडीज को जो बेबी का जो मूवमेंट्स फील होते हैं, फर्स्ट टाइम फील होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्विकनिंग बोलते हैं। और ये जो क्विकनिंग है वो होती है 16 टू 20 वीक्स में, 16 टू 20 वीक्स में, लगभग सेकंड ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में, ठीक है, सेकंड ट्राइमेस्टर में फील होता है, ठीक है। तो ये वाला भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। अब है एमेनोरिया। एमेनोरिया यानी एमेनोरिया किसको बोलते हैं, एब्सेंस, ए लग गया, मेनोरिया, मेनोरिया के अंदर क्या आ गया, एब्सेंस हो गया, यानी क्या हो गया, एब्सेंस ऑफ पीरियड्स। क्या है, एब्सेंस ऑफ पीरियड। हालांकि इसमें पॉसिबल पूछा है, इन ऑप्शन में पॉसिबल है, हालांकि ये कंफर्म साइन नहीं है एमेनोरिया। एमेनोरिया भी अलग अलग टाइप का होता है, प्राइमरी एमेनोरिया, सेकेंडरी एमेनोरिया, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, इन जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें संभावित कारण क्या है, एमेनोरिया, यानी पीरियड का एब्सेंस हो जाना एक तरह का संभावित क्या है, रीजन है, पॉसिबल साइन है किसका, प्रेगनेंसी का। समझ में आ गया। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा होता है, क्वेश्चन में पूछा होता कंफर्म साइन, कंफर्म साइन। तो कंफर्म साइन की बात करें तो कंफर्म साइन है सोनोग्राफी। अब आप कहोगे कि सर सोनोग्राफी कैसे हो सकता है, यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट भी हो सकता है, यूपीटी, यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट भी हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव नहीं आता है, लेकिन सोनोग्राफी में कंफर्म हो जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, ठीक है। तो इसको ये इसका आंसर, इस वाले का जो आंसर है वो क्या होगा, एमेनोरिया। और अगर यहाँ पे कंफर्म पूछा होता तो इसमें ऑप्शन होता है, अगर यूपीटी होता या फिर सोनोग्राफी होता या फिर एमेनोरिया होता, इनमें सब में कोई भी ऑप्शन होता। अगर यहाँ पे कंफर्म होता तो अगर एमेनोरिया ऑप्शन में होता तो एमेनोरिया नहीं होता, उसका क्या होता, सोनोग्राफी होता। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, हार्ट से पेल्विस इज नोन एज, हृदय के आकार की श्रोणी को कहा जाता है। अपने भी इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था कि डिलीवरी के लिए सबसे सूटेबल जो पेल्विस है वो कौन सा होता है, ठीक है। तो
इस क्वेश्चन में पूछा गया हार्ट शेप पेल्विस है। इसमें इसके बारे में अपने सब जो जितने भी अपने पेल्विस थे उनकी शेप के बारे में बात करी थी। और जो पेल्विस है उसके 4 टाइप भी थे, वो बताए थे आपको। गायनेकोइड पेल्विस बताया था, एंड्रोइड पेल्विस बताया था, एंथेरोपोइड पेल्विस बताया था, और क्या बताया था, प्लेटिपेलोइड पेल्विस बताया था। ठीक है, तो ये जो सबसे सुटेबल जो था वो क्या था, गायनेकोइड डिलीवरी के लिए, जो क्या है फीमेल पेल्विस के नाम से भी इसको जानते हैं। एंड्रोइड है उसको मेल पेल्विस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इनका साइज या मतलब इनका क्या पूछा है, आकार का पूछा गया है। अब इसमें इनका अलग अलग क्या था, साइज था। जो गायनेकोइड था वो क्या था, राउंड शेप में था। क्या था, राउंड शेप के अंदर था। जो एंड्रोइड पेल्विस है, एंड्रोइड पेल्विस को क्या कहते हैं, मेल पेल्विस भी कहते हैं। यानी एंड्रोइड जो पेल्विस है, इस तरह के पेल्विस है वो किसमें होते हैं, मेल के अंदर होते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इनमें क्या पूछा है, हार्ट शेप। तो गायनेकोइड जो पेल्विस है ये देखो राउंड शेप में, बिल्कुल क्या है, राउंड शेप में है। ठीक है, ये क्या है, कोकिक्स है, ये क्या है, सेक्रम है, ये क्या है, इलियम है, इलाइक क्रस्ट है आपका, और ये वाला जो कौन सा है, सिम्बोइसिस प्यूबिस है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, सिम्बोइसिस प्यूबिस है। ठीक है, तो ये वाले जो आप पार्ट देख रहे हो, ये जो पेल्विक ब्रिम है, ब्रिम बना हुआ है, तो अंदर की तरफ वो क्या है, राउंड शेप में है। ये कौन से में, गायनेकोइड पेल्विस। कई बार ऐसा होता है डायग्राम देख के ही क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है कि इनमें से जो है राउंड शेप कौन सा है, या हार्ट शेप कौन सा है, ठीक है, या ओवल शेप कौन सा है। एक तो ये दोनों ओवल शेप है, लेकिन इनमें क्या है, डिफरेंस है थोड़ा सा। ये क्या अपराइट पोजीशन के अंदर है, और ये क्या है, ट्रांसवर्स पोजीशन के अंदर है। तो एक एक की बात करते हैं अपने। ये गायनेकोइड पेल्विस है, ये क्या है, राउंड शेप के अंदर आएगा। अगर मान लो यहाँ पे पूछा हो जाता राउंड शेप हार्ट कौन सा है, तो राउंड शेप पेल्विस कौन सा है, तो क्या होता है इसका आंसर, गायनेकोइड पेल्विस होता। अब है प्लेटिपेलोइड। जो प्लेटिपेलोइड पेल्विस है, प्लेटिपेलोइड पेल्विस है ना, इसके अंदर क्या है, ये जो देखो ऐसी शेप बनी हुई है इसकी। ठीक है, ऐसी शेप बनी हुई है। इस शेप को बोलते हैं ट्रांसवर्स ओवल। कौन सी शेप है, ट्रांसवर्स ओवल शेप है इसके। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, एंथेरोपोइड। एंथेरोपोइड क्या है, अपराइट ओवल शेप, अपराइट ओवल शेप है। ठीक है, तो ये वाली ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये देखो बिल्कुल क्या है, हार्ट शेप में है, बिल्कुल क्या है, हार्ट शेप में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एंड्रोइड शेप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। गायनेकोइड को क्या बोलते हैं, डिलीवरी के लिए सबसे सूटेबल क्या बोलते हैं इसको, वेजाइनल डिलीवरी के लिए सबसे सूटेबल क्या है, पेल्विस है। किसके अंदर होता है, ज्यादातर फीमेल्स के अंदर होता है। एंड्रोइड कौन के अंदर, मेल के अंदर होता है। ये सबसे वाइड। और इनमें सबसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, जितने पेल्विस है उनमें से क्वेश्चन दे दिया जाए कि सबसे जो वाइड पेल्विस होता है वो कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, प्लेटिपेलोइड पेल्विस होता है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग वन मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल्स। यानी आपको जो रिच ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से क्या है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है। तो सब ऑप्शन में देखते हैं वेजाइना। हालांकि ये क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, मुख्य रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, नहीं है। क्योंकि इनमें ऑप्शन में से आप देखोगे तो जैसे रिप्रोडक्शन का काम किसका होता है, अभी बात करते हैं। तो इसमें क्या है, ओवरी भी क्या है, एक तरह की है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, लेकिन ये क्या है, मुख्य रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या है, गलत है। ये क्या करता है, वेजाइना क्या करती है, एक पासेज प्रदान करती है डिलीवरी को। ठीक है, लेकिन इसका रोल ज्यादा नहीं है। ठीक है, फीटस के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में इनमें रोल नहीं है। ओवरीज में भी नहीं है, क्योंकि ओवरीज के बिना भी क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। किसी और फीमेल का एग लेके और फर्टिलाइज करके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर सकते हैं। तो ओवरी का भी इसमें रोल नहीं है। टेस्टिस तो होते नहीं है मेल फीमेल के अंदर। तो ये वाला ऑप्शन तो क्या है, गलत हो गया आपका। ठीक है, किसमें होता है, मेल के अंदर होता है। और बचा यूट्रस। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, यूट्रस है। क्योंकि इनके बिना भी क्या हो सकता है, बच्चा क्या कर सकता है, फर्टिलाइज करवा के यूट्रस के अंदर क्या हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, जिसको सेरोगेसी मदर वगैरह ये बोलते हैं कि किसी और का एग लेके और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन करा के क्या करते हैं,
जो प्रेगनेंसीज होती है, ठीक है, तो उसमें न तो उसके वेजाइना का रोल है, न उसमें ओवरी का रोल है, और उसमें किसका रोल है, यूट्रस का। तो इस वाले ऑप्शन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूट्रस। तो आज की क्लास आप ये समाप्त होती है। होप, उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और आने वाले जो क्लासेस है उसमें भी हम ऐसे ही मुख्य मुख्य जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो पहले हम लेंगे, उसके बाद में आपके ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, 5 नंबर के जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चंस है, उनके बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए गायत्री नर्सिंग के क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।